Hi, Assalamu alaikum. Welcome to my class. And today we are going to discuss the parliamentary control over the executive. So far we discussed many topics, and you know the chapter currently we are starting is the legislature, and this is going to be almost the last topic of this chapter, how the parliament exercises control over the executive. पहले ये मैकेनिज्म समझने से पहले कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, किस तरह से पार्लियामेंट एग्जैक्ट को कंट्रोल करता है, उसको समझने से पहले हम वो रीज़न चाहेंगे कि क्यों पार्लियामेंट को ये करना है। अगर एग्जैक्ट बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट को रियल पावर्स दे दिए, इम्प्लीमेंटेशन पावर्स दे दिए, लेजिस्लेचर को अलग से पावर्स दे दिए, लेकिन इस तरह का ये काम लेजिस्लेचर के लिए क्यों रखा गया, क्यों उसका एग्जैक्ट को कंट्रोल करना है। लेट्स सी कि हमारे पास क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एंड यू नो दैट इन एवरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एग्जैक्ट एंजॉयज द एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स इफ इट हैज द मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट। अगर एग्जैक्ट के पास मेजॉरिटी है, पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, स्पेशली इन लोकसभा, तो क्या हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स क्या कर लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है। और तब तक इसके पास से पावर्स रहेंगे जब तक इसके पास मेजॉरिटी है लोकसभा में, मीन जब तक इसके पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा में। और इससे क्या हो सकता है, अब सवाल यहाँ पर क्रिएट होता है कि जब इसके पास एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर्स है तो संभावना किस चीज़ की है, किस चीज़ के चांसेस है, दे आर द चांसेस ऑफ द डिक्टेटर ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव, डिक्टेटरशिप ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव डिक्टेटर बन सकता है, और इसको हम सिंपली टेक्निकल टर्म्स में डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें से जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, जो मोस्ट पावरफुल सब ग्रुप होता है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव, दैट इज द कैबिनेट। मैंने आपको पढ़ाया है कि कैबिनेट जो है ना एक सब ग्रुप होता है, किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक सब ग्रुप होता है और ये बहुत ही पावरफुल होता है। किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये वाला सब ग्रुप क्या होता है, पावरफुल होता है। इसके हर डिसीजन, इसके जो डिसीजंस होते हैं वो पूरे काउंसिल को क्या करने पड़ते हैं, ओबे करने पड़ते हैं और फॉलो करने पड़ते हैं। इसीलिए मोस्टली जो पॉलिसीज है, मोस्टली जो कुछ डिसीजंस लेने होते हैं तो यही कैबिनेट लेता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। अगर ये चीज़ें कंटिन्यूसली रहेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। एंड यू नो जब डिक्टेटरशिप ही हम कहेंगे तो ओब्वियसली देयर कैन नॉट बी द रूल ऑफ लॉ, देयर कैन नॉट बी द रूल ऑफ लॉ। और हम सिंपली वी कैन से दैट कि जो गवर्नमेंट है वो उस तरह से गवर्न नहीं करेगी जिस तरह से सिटीजन चाहते हैं, जिस तरह से सिटीजन चाहते हैं, या तो उन सबको रोल नहीं मिलेगा गवर्नेंस में, जिनको हमने क्या किया होगा, इलेक्ट किया होगा। तो वो तो मियर पैपेट्स रहेंगे पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में। बाकी खुद क्या कौन संभालेगा, कैबिनेट संभालेगा, और कैबिनेट को जो लगेगा ठीक वो कर लेगा, जैसे वो चाहेंगे वैसे कर लेंगे। टू प्रिवेंट दिस डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट और एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बिकमिंग द डिक्टेटर, तो क्या है, लेजिस्लेचर को क्या करना है, लेजिस्लेचर इस एग्जैक्ट को चेक कर लेता है। लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट checks the executive and prevents or controls it from becoming the dictator, तो यहाँ पर चांसेस किसके है, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, कैबिनेट को डिक्टेटर बनने के चांसेस है। और इसी डिक्टेटरशिप को कंट्रोल करने के लिए मीन्स टू कंटेन और टू कंट्रोल द कैबिनेट फ्रॉम बिकमिंग द डिक्टेटर, लेजिस्लेचर चेक्स द एग्जीक्यूटिव एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बिकमिंग द डिक्टेटर। इसको लेजिस्लेचर चेक कर लेता है एग्जीक्यूटिव को और इसको रोकता है किस चीज से, डिक्टेटर बनने से। यही रीजन है एक्चुअली, दिस इज द रीजन फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, और वी कैन से दैट दिस इज द रीजन behind the parliamentary control, behind the provision of the parliamentary control. पार्लियामेंट को क्यों कंट्रोल करना है एग्जीक्यूटिव, द रीजन इज दैट टू प्रिवेंट द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। एंड लेकिन ये कब हो सकता है, when this can be done means when legislature can check the executive and can prevent it from becoming the dictator, or in other words the dictatorship of the cabinet. It can happen only if the parliament is active and vigilant. ये तब हो सकता है जब पार्लियामेंट क्या होगा, एक्टिव होगा, एक एक्टिव पार्लियामेंट होगा, फंक्शनल पार्लियामेंट होगा और विजिलेंट होगा। और फ्रॉम इनिशियल अगर पॉलिसी बनानी हो या कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी हो, उस पॉलिसी को इनिशिएट के स्टेप से ही इनिशिएट के उस स्टेप से लेकर अंत तक मीन्स इम्प्लीमेंटेशन तक वो उस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखे, तो जाके पार्लियामेंट इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। मीन्स पार्लियामेंट कैबिनेट को बहुत चीज़ों से रोक सकता है।
हाँ, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए मीन्स टू कंट्रोल द dictatorship of the cabinet, or we can say to control the executive, to ensure the control at various stages. तो पार्लियामेंट जो है इसके पास बहुत सारे वेज है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है टू इंश्योर दिस काइंड ऑफ कंट्रोल, मैंने यहाँ पे लिखा है टू इंश्योर कंट्रोल एट वेरियस स्टेजेस विद policy making, implementation of policies, laws, during and post implementation process. There are parliamentary privileges and instruments or devices. हाँ, अब पार्लियामेंट को ये चीज़ें करनी है, उसको एग्जैक्ट को कंट्रोल करना है कि वो अपने स्फीयर से बाहर ना आए, जो इसके पास ड्यू पावर्स है वो उन्हीं पावर्स को एक रियल सेंस में मींस इन कॉन्स्टिट्यूशनल वे, इन लीगल वे में एक्सरसाइज करे, उससे बाहर ना आए, अपने डोमेन को छोड़ के बाहर ना आए, वो अनलिमिटेड पावर्स को इस तरह से यूज़ ना करें, एब्सोल्यूट पावर्स ना बनाए जो किसके खिलाफ हो, जो इंटरेस्ट जनरल पब्लिक के खिलाफ हो और जनरल इंटरेस्ट के खिलाफ हो। उस चीज़ को बचाने के लिए पार्लियामेंट को उनको लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट को उनको कंट्रोल करना है। और पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं है कि जो अगर उन्हें लगे कि नहीं कोई मिनिस्टर गलत कर रहा है तो उसको जाके किसी हाउस में बंद रखेंगे, या ऐसा नहीं कर सकते जब मिनिस्टर अपने ऑफिस में चला गया तो हम बाहर से जाके उसका दरवाज़ा बंद कर लेंगे, उसको ताला लगा के रखेंगे। नो, वो प्रोसीजर नहीं है। उसके पास कुछ लीगल डिवाइसेस है, लीगल प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, हाउस के पास भी है और ये मेंबर्स के पास भी है, और कमेटी जो है हाउसेस के चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उन कमेटीज के पास भी ये प्रिविलेजेस है। प्रिविलेज मीन्स स्पेशली प्रेरोगेटिव और सिंपली वी कैन से द स्पेशल राइट्स विच द हाउसेस और द मेंबर्स ऑफ द कमेटीज दे आर हैव गॉट। और जो नेक्स्ट है दैट्स द इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस। इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस जो मेंबर्स के मींस मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के पास अवेलेबल है, और उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स और उन्हीं डिवाइसेस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो पार्लियामेंट को वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रीजन समझ आए होंगे कि क्यों पार्लियामेंट को क्या करना है, या मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सिंपली वी कैन से लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना है। अब पहले देखते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। मैंने ये भी बोला कि ये स्पेशल क्या है, स्पेशल राइट्स है। मैंने इससे पहले भी आपको ये चीज़ों के बारे में पढ़ाया है, जैसे राइट्स प्रिविलेज के बारे में पढ़ाया। जब मैंने मोस्ट आपको राइट्स पढ़ाई, राइट इक्वलिटी जब मैंने पढ़ाया आपको, उस टाइम मैंने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ाए थे आर्टिकल 14 के अंदर, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के लिए अवेलेबल है, मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उनके जो आर वी कैन सिंपली से द स्टेट लेजिस्लेटिव जो उसके मेंबर्स होते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स है, कुछ छूट दी गई है, कुछ प्रिविलेजेस उन्हें मिले हैं, जो मैंने उस टाइम आर्टिकल्स भी साइट किए, प्रॉब्ली 105 फॉर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड 194 फॉर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल्स मैंने उस टाइम साइट किए थे कि उनके अंदर उन आर्टिकल्स के तहत इन मेंबर्स को क्या मिली है, छूट मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कुछ कहे, वो कौन सा वोट दे हाउस में, वो क्या कहे हाउस में, या अपनी हाउस के रिलेटेड जो कमेटीज़ है उसमें वो किसको क्या वोट दे, वो क्या कहें, वो उस तरह की कोई भी बात, उस तरह की कोई भी उनकी एक्टिविटी या वोट जो उन्होंने दिया, तो वो किसी कोर्ट में हम क्या उसको किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जा सकता, किसी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ये क्यों, ये चीज़ें क्यों मिली है, इस प्रिविलेजेस क्यों मिली है इन्हें? उस टाइम पे आपने क्वेश्चंस पूछा था कि ये प्रिविलेजेस फॉर एग्जांपल क्यों, अगर राइट इक्वलिटी है, क्या ये इक्वल नहीं है, क्या लॉ से है वो है? एक्चुअली जब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से रखी कि जो हमें उस टाइम तो लगता है कि लॉ के अगेंस्ट है, लेकिन बाद में जब मैंने उस टाइम भी बोला कि जब आप अंत पे पूछोगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली पढ़ोगे, तो आपको ये सब चीज़ें जो ना लीगल दिखाई दे रही है, जो एट अ टाइम आपको इलीगल दिखाई देती है। कि उस टाइम आपने खाली राइट्स ही पढ़े तो आपको ये लगा था कि इलीगल है, लेकिन जब आप ये चीज़ें सब पढ़ोगे तो आपको बाद में पता चलेगा नहीं ये भी लीगल है, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो बहुत और जो स्फीयर्स है, हाँ अगर उस स्फीयर में, राइट्स की स्फीयर में आपको लग रहा था इलीगल है या नाइंसाफी है, लेकिन बाकी जो स्फीयर्स है उन स्फीयर्स में जब आप देखोगे तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये इसीलिए रखा गया ताकि ये अच्छे से एग्जीक्यूटिव को क्या कंट्रोल कर सके, उसको रेस्पॉन्सिव बनाए और उसको रेस्पॉन्सिबल भी बनाए।
तो जो नेक्स्ट है दैट इंस्ट्रूमेंट्स है डिवाइसेस। वो इंस्ट्रूमेंट्स है वो डिवाइसेस क्या है जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूटिव को क्या कंट्रोल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे डिलिबरेशन एंड डिस्कशंस है, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन है, फाइनेंशियल कंट्रोल है और नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस एंड मोशन है। डिलिबरेशन एंड डिस्कशंस आपको पता ही होगा ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस जो लेजिस्लेचर होता है और द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर दे गेट एन अपॉर्चुनिटी to deliberate the policies or the laws, even the bills which are introduced in the legislature. तो उनको वो मौका मिलता है उन पॉलिसीज या उन पॉलिसीज या उन लॉज या उन किसी भी बिल, कोई भी पॉलिसी या कोई भी बिल जो लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस की जाती है उस पर क्या डिलिबरेट करने का, उस पर डिलिबरेट सोच विचार करने का, इवन कि उसको इलाबरेट डिस्कस करने का कि ये चीज़ें क्यों लाई गई, पॉलिसी खाली इतना ही नहीं, वो ये भी देखते हैं कि इस पॉलिसी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और एक क्या रास्ता है किसके थ्रू इस पॉलिसी को क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, वो किसने इस पॉलिसी को बनाया, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती है, इवन कि उसके बाद भी इन चीज़ों पे जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके बाद भी इस पॉलिसी पे ध्यान रखा जाता है, इस पॉलिसी पे नज़र रख जाते हैं कि कहीं इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो इतना ही नहीं कि डिस्कशन के दौरान आपको बहुत चीज़ें मिल जाती है। डिस्कशन के दौरान हाउस के सामने और कुछ डिवाइसेस अवेलेबल है जिनके नेम्स आपने सुने होंगे और बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस भी की होंगी इनके बारे में, जैसे कि क्वेश्चन आवर है, जैसे कि ज़ीरो आवर है, जैसे कि हाफ एन आवर है, हाफ एन आवर डिस्कशन, जैसे कि मोशंस है, उसमें जो बहुत सारे मोशंस इंपॉर्टेंट मोशन जो इसके साथ ज़्यादा रिलेटेड है, जैसे कॉलिंग अटेंशन मोशन और जो है एडजॉर्नमेंट मोशन। ये इस डिस्कशन के दौरान और ड्यूरिंग द डिस्कशन दिस डिवाइसेस आर आल्सो अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द हाउसेस और द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्योंकि पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों में क्या किया जाता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए ये डिवाइसेस खाली पार्लियामेंट को ही अवेलेबल नहीं है, ऐसा न समझना। दिस डिवाइस आर आल्सो अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और द स्टेट लेजिस्लेचर, वी कैन सिंपली से। क्वेश्चन आवर में क्या किया जाता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो ही पार्लियामेंट के सेशन शुरू हो जाते हैं, हर सेशन में आपको क्या हर डे में मीटिंग्स होती है ना, हर डे में स्टिंग्स होती है, फिर मीटिंग्स होती है। हर मीटिंग क्या हो जाती है, हर मीटिंग क्वेश्चन आवर से ही स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट आवर ऑफ द मीटिंग जो है ना, डे का जो फर्स्ट आवर होता है, जब हाउस किस चीज़ के लिए बैठ जाता है, डिस्कशन के लिए बैठ जाता है, जो है उनका दिन स्टार्ट होता है वो इसी क्वेश्चन आवर से स्टार्ट हो जाता है। और इस क्वेश्चन आवर में क्या किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मिनिस्टर से पूछे जाते हैं, मोस्टली मिनिस्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली मिनिस्टर से ही पूछा जाए, प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जाता है। और किस क्वेश्चन एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन किसके लिए है, वो एक्चुअली जो कलर होता है उस पेज का, जिस पेपर पे या जिस डॉक्यूमेंट पे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली वो ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये किसके लिए है। तो क्वेश्चन आवर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंबर्स मोस्टली मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑन द इम्पोर्टेंट इश्यूज। और फिर मिनिस्टर्स को क्या देना होता है, क्वेश्चन आंसर देना होता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्टार्ट क्वेश्चन, जैसे अनस्टार्टेड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। पहले में क्या होता है, ओरल आंसर देना पड़ता है, सेकंड में क्या होता है, रिटन आंसर देना पड़ता है, और थर्ड में भी जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ओरल आंसर ही देना पड़ता है, लेकिन कुछ नोट्स के बाद ही देना पड़ता है। और उसमें क्वेश्चंस इसीलिए पूछे जाते हैं कि क्या होता है कि ताकि वो इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन जनरेट हो, हमें वो इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक इशू के रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे अगर इन्फ्लेशन हो रही है, किसी प्रोडक्ट पे इन्फ्लेशन हो रही है, वो इन्फ्लेशन क्यों हो रही है हमें उस चीज़ के बारे में पता चलना चाहिए। या अगर फॉर एग्जांपल अभी फार्म लॉ चल रहा है, फार्म लॉ के बारे में क्या पूछा चाहे, क्या हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसको अगर इतनी देर तक लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, 6 मंथ्स हो गए वो स्ट्राइक कर रहे हैं, इवन कि एमिडेस्ट द कोविड में भी वो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन आप उसको रिपील क्यों नहीं कर रहे। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन, वो रीज़न जानने के लिए या इसी तरह के इशू जानने के लिए क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं। और क्वेश्चंस इस दौरान क्या है, इस दौरान बहुत ही हीटेड आर्गूमेंट्स भी किए जाते हैं, इवन कि प्रोटेस्ट्स किए जाते हैं। जो मैंने आपको बोला कि जो बीच में जो हाउस में स्पेस होता है उसमें प्रोटेस्ट्स किए जाते हैं, इवन कि वॉकआउट भी किया जाता है हाउस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्टर्स। और ये कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल टेक्निक्स भी होती है। ये जो क्वेश्चन आवर होता है, इट्स अ पॉलिटिकल टेक्निक आल्सो टू गेट द कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। पार्टीज क्या कर लेती है, वो इसी तरह के प्रोटेस्टर्स, इसी तरह के वॉकआउट्स कर लेते हैं ताकि उससे क्या हो जाए, उनको कुछ पॉलिटिकल कंसेशंस मिल जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट को एक तरह के गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको पैरालाइज कर लेते हैं, प्रोटेस्ट करके उसको आगे नहीं बढ़ने देते, और तो फिर फाइनली गवर्नमेंट को मजबूर कर लेते हैं कि उनको कुछ क्या मिल जाए, कंसेशंस मिल जाए। लेकिन इसको एक इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है इन कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा देखोगे कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की जो मेंबर्स है, वो मैक्सिमम इंटरेस्ट उनकी इस आवर में रहती है, और उनके ज़्यादा अटेंडेंस भी इसी आवर में रहती है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछने में मज़ा आ जाता है। तो ओवरसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में भी पब्लिश किए जाते हैं, तो फिर जो आपके इलेक्टर्स होते हैं उनको भी पता चलता है कि नहीं, हमारी बात की गई, हमारे बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसीलिए इसमें बहुत तरह के ज़्यादातर इंटरेस्ट भी रहता है, मैक्सिमम अटेंडेंस भी रहती है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट टूल भी माना जाता है। और सेकंड इज 0 आवर, और 0 आवर इसके बाद ही जब ये ख़त्म हो जाता है फिर ये स्टार्ट हो जाता है, अगर ये फर्स्ट डे है, डे फर्स्ट है, पहले क्या होगा, पहले क्वेश्चन आवर स्टार्ट होगा 1 घंटे के बाद, और इसके बाद ये जनरली 11 बजे स्टार्ट होता है। कौन सा, ये 11 बजे जनरली क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है, ये 12 बजे तक रहता है। और फिर 12 बजे के बाद कौन सा 0 आवर स्टार्ट होता है, जो 1 बजे स्टार्ट होता है। फिर 1 बजे के बाद एजेंडा ऑफ द हाउस, और वी कैन सिंपली से द बिजनेस ऑफ द हाउस स्टार्ट्स। जो चीज़ें ये करते रहते हैं, जो यूजुअल बिजनेस होता है उसको स्टार्ट करने के लिए उसको स्टार्ट किया जाता है, मीन्स 1 बजे के बाद। इसको 0 आवर, क्वेश्चन आवर इसीलिए कहा जाता है पहले को, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको 0 आवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम जो जब ये स्टार्ट हो जाता है, घड़ी में आपके क्या हो जाता है, जो वॉच आपके उसमें 0.00 हो जाता है, मीन्स 12 बजते हैं, और तो वॉच शोज है 0.00, तो इसलिए इसको 0 आवर कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट मैटर्स रेज किए जाते हैं। उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन में भी क्या किया जाता है, हाफ एन आवर डिस्कशन में भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज किए जाते हैं, तो उसके बाद क्या है, मोशंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहले मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी डिस्कशन हाउस में किस तरह से स्टार्ट की जाती है, इस तरह से नहीं मैंने डिस्कशन स्टार्ट की नहीं। हर कोई डिस्कशन, चाहे वो किसी भी इशू के रिलेटेड हो, किसी भी मुद्दे के रिलेटेड हो, किसी तरह की डिस्कशन हो, उसको खाली एक मोशन से ही स्टार्ट किया जाता है। ऐसा नहीं मैं अपनी चेयर से खड़ा हूँ और मैंने डिस्कशन स्टार्ट की, नहीं, पहले मोशन क्या करना होता है, मोशन सबमिट करनी होती है, मोशन स्टार्ट करनी होती है। अगर वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया, फिर उसने परमिशन दे दी, तो जाके उस इशू पर क्या किया जाता है, डिस्कशन स्टार्ट की जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे मोशन, जैसे सबस्टेंटिव मोशन, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस दे, लेकिन जो इसके साथ ज्यादा रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के साथ, दे आर द कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन, अगर कोई अर्जेंट पब्लिक मैटर, कोई इश्यू है, उसी पे क्या किया जाता है, डिस्कशन स्टार्ट किए जाते हैं। इस पे जो मिनिस्टर होगा उससे अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांगा जाता है उस इम्पॉर्टेंट इशू पर, और उस मैटर पर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा उस पर अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मांगा जाता है। और नेक्स्ट वन इज द एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन, एक तो मैंने आपको पहले बोला कि एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस और एडजॉर्नमेंट सिंपल एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट संडे, वो डिफरेंट होता है। एडजॉर्नमेंट ऑफ द हाउस मीन सिंपली जस्ट स्पीकर क्या कर लेता है, हाउस की जो मीटिंग होती है उसको क्या कर लेता है, एडजॉर्न कर लेता है। और
फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और एडजॉर्नमेंट सनडे मीन्स जब स्पीकर क्या कर लेता है, हाउस को फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या कर लेता है, सस्पेंड कर लेता है, उसकी मीटिंग को सस्पेंड कर लेता है। दैट्स रेफर एडजॉर्नमेंट सनडे। और नेक्स्ट इज एडजॉर्नमेंट मोशन, कुछ डिफरेंट है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशन डिफरेंट है। एडजॉर्नमेंट मोशन में पब्लिक इंपॉर्टेंट, अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू कोई होगा, अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट इशू होगा, कोई मैटर होगा, उस पर डिस्कशंस किए जाते हैं। इस पर इम्पॉर्टेंट क्या किया जाता है, इस पर डिस्कस किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट पब्लिक मैटर होगा उस पर डिस्कस किया जाता है। तो चूंकि इसमें क्या हो सकता है, सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है और सेंसर ऑफ द मिनिस्ट्री हो सकती है, तो इसलिए खाली किसमें, लोकसभा में ये चीज़ की जाती है। तो ये कुछ डिवाइसेस है जो आपको डिस्कशन में मिलेंगे, एंड थ्रू दिस डिवाइसेस द एग्जीक्यूटिव इज आल्सो हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और एग्जीक्यूटिव इज आल्सो कंट्रोल्ड। तो उसके बाद जो है दैट इज द अप्रूवल एंड दैट इज द अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन, दैट इज द अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन। मैंने आपको बोला है कि जब मैंने लेजिस्लेटिव प्रोसेस पढ़ाई, जब मैंने लेजिस्लेशन और हाउ द लॉज आर प्रोड्यूस्ड, मैंने आपको क्या बोला कि एक बिल को लॉ बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक बिल को जब लॉ बनना होता है ये दोनों हाउसेस में क्या होने चाहिए, अगर ये क्या है, अगर ये ऑर्डिनरी बिल है दोनों हाउसेस में पास होनी चाहिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, मनी बिल है, तो एटलीस्ट लोकसभा में क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। वी कैन सिंपली से अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज नीडेड, अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज नीडेड टू बिकम अ लॉ। A bill to become a law or to become an act, the approval of the parliament is needed. अगर ये पार्लियामेंट, अगर ये अप्रूवल नहीं मिलता तो ये बिल लॉ नहीं बन सकती, तो ये बिल लॉ नहीं बन सकती। तो यू नो कि अगर क्या है, अगर गवर्नमेंट के पास, अगर एग्जीक्यूटिव के पास डिसिप्लिनरी मेजॉरिटी है, तो इस बिल को पास करना क्या है, बहुत इजी है। अगर उसके पास डिसिप्लिनरी मेजॉरिटी है इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और इन द पार्लियामेंट, तो इस बिल को क्या करना है, इस बिल को लॉ बनाना आसान है। लेकिन दिस शुड नॉट बी टेकन एज फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल को इंट्रोड्यूस किया, अप्रूवल किया, नहीं, देयर इज एक्चुअली द बार्गेनिंग, देयर इज इमेंस बार्गेनिंग, नेगोशिएशंस और बार्गेनिंग। इसको क्या करने के लिए, अप्रूव करने के लिए देयर इज बार्गेनिंग एज वेल एज नेगोशिएशंस। इसमें क्या है, बार्गेनिंग है, नेगोशिएशंस भी है। तो जाके बाद में बिल को क्या अप्रूव किया जाता है। देयर इज bargaining can be among the members of the ruling party, even among the parties of the coalition, and even between the government and opposition. जब ये negotiations bargaining होती है, उसके बाद ही बिल को क्या किया जाता है, अप्रूव किया जाता है, और फिर वो लॉ में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो इतना ही नहीं कि अगर लोकसभा में किसी हाउस की मेजॉरिटी है, अगर लोकसभा में किसी हाउस की मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा में हाउस की मेजॉरिटी नहीं है, अगर राज्यसभा में हाउस की मेजॉरिटी नहीं है, तो उस टाइम भी क्या हो सकता है, तो जो गवर्नमेंट होगी उसको बहुत सारी कंसेशंस देनी पड़ती है ताकि उस बिल को राज्यसभा में क्या किया जाए, अप्रूव किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनता पार्टी 1977 में उसकी लोकसभा में क्या, राज्यसभा में बहुत ही कम मेजॉरिटी थी। इवन कि 2000 में भी जो एनडीए गवर्नमेंट थी उसकी भी राज्यसभा में बहुत ही कम मेजॉरिटी थी, क्योंकि बिल को क्या, मैंने बोला ऑर्डिनरी बिल को दोनों हाउसेस में पास होना होता है, दोनों हाउसेस में पास होना होता है। इसलिए राज्यसभा में 2002 में जो एनडीए 2000 में जो एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बिल इंट्रोड्यूस की थी, कौन सी बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटीज, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म जो उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस की थी वो राज्यसभा में रिजेक्ट की गई क्योंकि उनकी मेजॉरिटी वहां पे नहीं थी। तो ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक डिवाइस है जो लेजिस्लेचर के पास है, जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये बिल ओबियसली, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो कुछ गवर्नमेंट बिल्स होती है, गवर्नमेंट बिल्स, जब मैंने डिफरेंस पढ़ाई थी, गवर्नमेंट बिल्स को पार्लियामेंट में पास होना ही है, चाहे वो मनी बिल हो, चाहे वो कोई और बिल हो जो गवर्नमेंट बिल होगी। अगर वो पार्लियामेंट में पास नहीं होती, उसका मतलब है कि पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो उनको अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करनी होगी। अगर वो कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं करते तो मतलब है कि उनको अपने हाउस से रिजाइन करना होता है। इसीलिए गवर्नमेंट बिल के लिए जरूरी है कि वो पार्लियामेंट में पास हो जाए। और अगर उसको पार्लियामेंट ऑब्वियसली अगर उसको पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगा या रेटिफाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा,
तो ओब्वियसली तो उनका मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं, उनको सपोर्ट नहीं है, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो उस टाइम उन्हें क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। जो नेक्स्ट इज दैट इज द फाइनेंशियल कंट्रोल। जो नेक्स्ट वन इज दैट इज द फाइनेंशियल कंट्रोल। एंड यू नो दैट फाइनेंशियल कंट्रोल, और फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या करना होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल, यू नो फाइनेंशियल कंट्रोल, आपको पता है कि गवर्नमेंट जब पॉलिसीज बनाती है, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको क्या चाहिए, इनको तो पैसे चाहिए ना, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए ना, और उसी फाइनेंशियल रिसोर्स को ही वो यूटिलाइज कर लेते हैं किसी भी पॉलिसी को बाद में फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए। विदाउट फाइनेंस, पैसों के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। पैसों के बगैर जो पैसों के बगैर कोई भी सर्विस, कोई भी प्रॉमिस एक लिप सर्विस ही रहता है, क्योंकि पहले मुंह से बोला और उसको कुछ नहीं होगा आगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। और यू नो फाइनेंशियल कंट्रोल एंड यू नो दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट। ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दीज आर ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट इन टर्म्स ऑफ बजट। जब पार्लियामेंट बजट क्या इनएक्ट कर लेता है, उसी में आपको सब ग्रांट्स दिखे जाएंगे, नो आप सब ग्रांट्स उसी में ऑब्जर्व कर लेंगे कि सेक्टर को कितने ग्रांट्स मिल जाते हैं, आपको पता चलता है डिफेंस को इतने मिले, हेल्थ को इतने मिले, यू नो ट्रेड के लिए इतने मिले, और एजुकेशन के लिए इतना परसेंटेज मिला जीडीपी का। दैट मीन्स जो ग्रांट उनको मिलता है, उन्हीं पैसे से भी वो क्या कर लेते हैं, उन्हीं पैसों को फिर पॉलिसीज के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट ने कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिसी बनाई, उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई, जो बच्चे फॉर एग्जांपल जो बच्चे इस बार 12th या 12th में क्या कर लेंगे, सपोज मैं कर रहा हूं कि 12th में उन्होंने मार्क्स कितने लिए, उन्होंने मार्क्स 60% अबो लिए, चलो उन्होंने 60% से अबो लिए, अब उनको 2 साल के लिए या 3 साल के लिए उनको फ्री पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब उनको फ्री तो पढ़ाना है, लेकिन फ्री गवर्नमेंट ने बोला है कि आगे जाके अगर कोई इंस्टीट्यूशन है वो तो इनको फ्री पढ़ाने के रेडी नहीं है, उसको तो उन्हें पे करना है, और पे करने के लिए पैसे होने चाहिए। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, लेकिन वो पैसे कहां से मिलेंगे उनको, यहीं से मिलेंगे, बजट से मिलेंगे, क्योंकि बजट में उस चीज को एलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लेकिन वो बजट क्यों कौन पास कर लेता है, बजट हाउस पास कर लेता है, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पास कर लेते हैं। हाँ मैं मानता हूँ राज्यसभा खाली डिस्कस करता है, लेकिन लोकसभा वहां पे है ना, लोकसभा में भी पार्टीज होती है, ऐसा नहीं खाली एग्जीक्यूटिव वहां पे होता है। लोकसभा में क्या होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज है, जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट पार्टीज होते हैं, उनको तो वो पास करना ही होता है। इस तरह से बजट के थ्रू वो कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता है कि गवर्नमेंट चाहेगा मैं बजट इंट्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, बजट को इंट्रोड्यूस करना एंड प्रेजेंट कर रहा है, इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द बजट, टू introduce and present budget, to introduce and present budget in the parliament is the constitutional obligation, is the constitutional obligation of the government। ये constitutional obligation एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी गई है कि जरूरी है कि वो बजट को क्या करे, इंट्रोड्यूस करे और प्रेजेंट करे हाउस के सामने। और फिर आपको आर्टिकल भी याद होगा 112, तो फिर बजट को जब वो पास कर लेते तो जाके ये रिसोर्स उनके पास अवेलेबल रहते हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे खाली आप जो फाइनेंशियल रिसोर्स खाली उन्हीं को कंट्रोल नहीं कर लेते, खाली इन्हीं को कंट्रोल नहीं कर लेते। इवन की क्या किया जाता है कि जो पॉलिसीज अंडरलाइन करते हैं इन एलोकेशंस को, मींस इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आप किस चीज के लिए इतना ग्रांट लेते हो, आप किस चीज के लिए ये रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज मांगते हो। अगर आपने 2 करोड़ मांगे, ये 2 करोड़ आपने किस पॉलिसी के लिए मांगे, और ये किस तरह से आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लोगे, और ये पॉलिसी किस तरह से इफेक्टिव रहेगी। इसलिए वो पॉलिसीज भी जो इस फाइनेंशियल रिसोर्स के पीछे रहती है, दैट मीन्स द पॉलिसीज which are mentioned or reflect in the budget are also controlled। इतना ही नहीं कि अगर कभी कभी क्या होता है, उन्होंने किसी पॉलिसी के लिए 2 करोड़ लिए थे, लेकिन वो पॉलिसी फुली इम्प्लीमेंट नहीं की गई, लेकिन उन्होंने वो 2 करोड़ स्पेंड किए। या ऐसा होता है 2 करोड़ में उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना था, अच्छे से इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन उन्होंने 4 करोड़ खर्च किए, 2 एक्स्ट्रा किए, चाहे पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, तो मीन्स वहां पे तो 2 का क्या लगता है, 2 की स्कैम लगती है, या पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा, कुछ ना कुछ लगता है। तो अगर कहीं पे मिस अप्रोप्रिएटली फंड्स को यूटिलाइज
यूटिलाइज किया गया। वो कैग का काम है, वो कैग जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर लेता है, या पैक जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको इन्वेस्टिगेट कर लेती है। फिर इस मिस अप्रोप्रिएशन पे वो हाउसेस को क्या कर लेते हैं, रिपोर्ट सबमिट कर लेती है, और फिर हाउसेस उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दैट मीन्स अगर उन्होंने इतना ही नहीं, पहले मीन्स ये तो यहाँ तक बजट तक वो क्या है, दैट मीन्स प्री बजट कंट्रोल, इवन कि पोस्ट बजटरी कंट्रोल भी। अगर उन्होंने फंड्स दिए, क्या वो फंड्स उन्होंने अच्छे से यूटिलाइज किए, नहीं किए, और कहीं उन्होंने गलत तरीके से यूटिलाइज किए, तो कैग इसको हाईलाइट कर लेगा कि किस जगह पे कितने पैसे गलत तरीके से यूज किए गए हैं। और जब वो हाउसेस को रिपोर्ट मिल जाता है तो हाउसेस उसे उस कंसर्न मिनिस्टर से या मिनिस्टर से क्या आंसर्स मांगते हैं कि आपने क्यों इस तरह की गलत अप्रोप्रिएशन किया, आपने गलत फंड्स क्यों यूज किए, मिस अप्रोप्रिएट क्यों किया फंड्स को। तो इस तरह से भी इनको क्या ना फाइनेंस, इस तरह से भी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है। वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। No confidence motion. This no confidence motion, this is the most important tool which the legislature have got to exercise the control over the executive, which the legislature have got, or the members of the legislature have got to exercise the control over the executive. ये कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस आपको याद पता ही होगा कि सिंपली अगर हम कहेंगे, जब कोई टीचर आपको कहता है कि किसी बच्चे को कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, या मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप आपकी परसेंटेज अच्छी रहेगी, वो इसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रख के ये कहता है। इसीलिए कॉन्फिडेंस क्या है, जो हाउस होता है, हाउस में जो मेंबर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, पहले गवर्नमेंट बनाना। जब गवर्नमेंट पार्टी को सिलेक्ट किया गया है, फिर ये पार्लियामेंट क्या कर लेते हैं, किसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेता है जो बाद में एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और लेकिन ये क्यों कर लेते हैं, ये उनकी एक्टिविटीज, उनको परफॉर्मेंस को देखे ही ये चीज़ें कर लेती है, और वो कॉन्फिडेंट रहती है इस ग्रुप में कि नहीं, ये अच्छे से पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर लेगा, अच्छे से कंट्री को गवर्न कर लेगा, ये अच्छे से ना क्या कर लेंगे, अपना काम अंजाम देंगे। जब तक ये इनकी कॉन्फिडेंस है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हाउसेस में है, पार्लियामेंट है, जब तक वो कॉन्फिडेंट है इस एग्जीक्यूटिव में, तब तक ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक उन्हें लगे कि नहीं, अब ये काम करने के लायक नहीं रहे, ये काम नहीं अच्छे से करते, अपना बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं करते, ये स्कैम्स में इन्वॉल्व रहते हैं या आर्बिट्रेटरी काम कर लेते हैं, तो मतलब है कि उनका जो कॉन्फिडेंस उनमें था, ओवस वो फेथ जो थी वो कहीं ना कहीं वो लूज हो रही है, कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्या लगता है, यहाँ से क्या चीज़ें लगती है, क्या चीज़ें जाहिर होती है कि यहाँ से यही चीज़ हमें लगती है कि अब इनको वो सपोर्ट ही मिल रहा है जो सपोर्ट उनको पहले मिल रहा था। पहले ज़्यादा लोग इनमें कॉन्फिडेंट थे, अब वो इतने लोग कॉन्फिडेंट नहीं थे, मीन्स तो उनका जो सपोर्ट है वो लूज वो लॉस हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है कहाँ पे, हाउस में। तो इस समय क्या हो सकता है, इस समय तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अगर वो यहाँ पे तो उनको कॉन्फिडेंस फिर से प्रूफ करना होता है, अगर वो कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं कर पाए तो उनको रिजाइन करना होता है। तो मोस्टली आपने स्पेशली आपने कहाँ देखा होगा उन गवर्नमेंट्स में देखा होगा जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होगी, कोलिशन गवर्नमेंट्स में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट्स में ये चीज़ें ज़्यादा अक्सर देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि 1989 के बाद बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जिनको फोर्स किया गया कि वो अपने ऑफिस से रिजाइन करें, मिनिस्ट्रीज को फोर्स किया गया कि वो अपने ऑफिस से रिजाइन करें, क्योंकि जो कोलिशन पार्टनर्स थे जो उन्होंने गवर्नमेंट्स बनाई थी, उनमें वो कॉन्फिडेंट नहीं रहे, तो उन्होंने उनको सपोर्ट थी, अपना सपोर्ट जो प्रोवाइड किया था उसको विड्रॉ किया, और बाद में जब सपोर्ट नहीं आते गवर्नमेंट को डेफिनेटली क्या करना होता है, रिजाइन करना होता है। तो रिजाइन करना होता है, जैसे कि आपने भी देखा होगा, ये ऑब्वियस एग्जांपल है, बहुत बार मैंने साइड भी की है, जो बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट स्टेट में थी, यूटी से पहले जब स्टेट था, जो लास्ट गवर्नमेंट थी स्टेट की, जैसे बीजेपी और महबूबा मुफ्ती की जो सरकार थी, उस टाइम जब बीजेपी ने क्या किया, अपना सपोर्ट विड्रॉ किया, तो उन्हें रिजाइन करना ही पड़ा। तो 1989 के बाद में ये ज़्यादा हुआ। इतना ही नहीं है कि खाली क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस पहले गवर्नमेंट को ये चीज़ें करनी होती है, तो जब लोगों को ये क्या लगे कि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो जाके बाद में क्या किया जाता है,
क्या किया जाता है, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा, अगर आपने रिसेंटली भी देखा होगा जब इमरान खान न्यूज में रहे, कि क्या करना होता है, इस कॉन्फिडेंस मोशन को क्या किया जाता है, मूव किया जाता है टू चेक द फॉर द फ्लोर टेस्ट। क्या कितने लोग हैं हाउस में जो इस गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंट है, कितने लोग हैं हाउस में जो इसको क्या कर लेते हैं, जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर लेते हैं। किसी भी किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में ये चीजें की जाती है। तो जब वो ओब्वियसली 1 या 2 या 3 साल के बाद ये चीजें ना, वो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में पास की जाती है। अगर उस कॉन्फिडेंस मोशन को मेजॉरिटी के साथ पास किया गया तो मतलब है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को सपोर्ट है, और जो लोग हाउस में बैठे हैं उनको पूरा इत्मीनान है, पूरा फेथ है उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज में, काम में। तो दैट मीन्स कि वो गवर्नमेंट क्या बनी रहेगी अपने ऑफिस में। अगर इस कॉन्फिडेंस मोशन को क्या किया जाता है, अप्रूव नहीं किया जाता विद द मेजॉरिटी सपोर्ट, उसका मतलब है कि हम इसकी गवर्नमेंट के हित में नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम गवर्नमेंट को क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। उसके बाद भी एक प्रोविजन है कि सिंपली नो कॉन्फिडेंस मोशन डायरेक्टली ही पास की जाती है। हाउस क्या कर लेता है, उन्होंने मोशन स्टार्ट की, वो किस चीज के लिए मोशन स्टार्ट की, मैंने ये भी बोला कोई भी डिस्कशन हाउस में किस तरह से बाय मोशन से स्टार्ट की जाती है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको इंट्रोड्यूस करनी है, पहले 50 मेंबर्स का इसको सपोर्ट होना चाहिए। अगर उन्होंने वो सपोर्ट किया, फिर बाद में प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो फिर जब इसको इंट्रोड्यूस की जाएगी, मूव की जाएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन को, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फिर अप्रूव हो गई तो जो गवर्नमेंट ऑफिस में है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। दीज आर सम डिवाइसेस विच आर अवेलेबल टू मेक द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। लेकिन इस चीज को सब करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, हाउसेस के पास हाउसेस के पास जो रिक्वायरमेंट्स है, हाउसेस के पास आपके टाइम होना चाहिए, सेशंस, रेगुलर सेशंस होनी चाहिए, अटेंडेंस होना चाहिए, मेंबर्स के पास मेंबर्स की अटेंडेंस होनी चाहिए, तो जाके ये चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव बन सकती है। अदरवाइज इनका होना या ना होना एक ही बात है। जब मेंबर्स अवेलेबल नहीं है, जब हाउसेस के पास टाइम नहीं है, जब सेशंस नहीं है, तो अगर ये चीज़ें होती है तो फिर तो इसका इन डिवाइस का होना या ना होना क्या है, एक ही बात है। अब रिसेंटली क्या देखा, जो अफ्रेंशंस है, जो प्रॉब्लम्स है रिसेंटली हम जो देखते हैं कि जो सेशंस है उनमें डिक्लाइन हो रहा है, इवन कि जो अटेंडेंस है उसमें डिक्लाइन हो रहा है। हाउसेस को फ्रिक्वेंटली क्या करना पड़ता है, सस्पेंड करना पड़ता है, मीटिंग्स को सस्पेंड करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ कोरम। तो इतना ही नहीं, मेंबर्स मोस्टली एब्सेंट रहते हैं, तो दैट मीन जिसकी वजह से बाद में एब्सेंट अटेंडेंस भी कम रहती है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक चीज़ों से जो पार्लियामेंट के पास ये टूल्स अवेलेबल है, वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं किए जा सकते, वो इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं किए जाते। तो इससे क्या होता है, फिर ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, कैबिनेट क्या बन जाएगा, डिक्टेटर, जो आप आजकल देखते हो जैसे फार्मूलाज के बारे में। तो इवन कि इतना टाइम भी हुआ, कोई सब इवन की कोर्ट ने भी कुछ लॉज को क्या किया, कुछ लॉज को विदहेल्ड रखा, तो भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेते। दिस इज बिकॉज क्योंकि आप ये जो टूल्स अवेलेबल है, आप वो टूल्स इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं करते। करेंगे भी कैसे, जब जो प्री रिक्वायरमेंट्स है इन टूल्स को एक्सरसाइज करने के लिए, जब वो रिक्वायरमेंट्स आपने क्या फुलफिल नहीं किए, तो ओब्वियसली इन टूल्स का फेलियर रहना या इन टूल्स का फेल होना इनइविटेबल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछिएगा। थैंक यू।